मंदिर और मस्जिद की राजनीति में हमारा स्कूल और हमारा अस्पताल भी जमी दोज हो गया। ये भी गर्त में चला जा रहा है। जो मूल मुद्दा हमारा है, जिसको लेकर के आज भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग उन देशों में भी नौकरी के लिए लंबी लाइन लगाए हुए हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। तो जो मस्जिद की राजनीति है और जो मंदिर की राजनीति है, ये आपको रोजगार नहीं दिला पाएगी। ये आपको, आपके परिवार को सही स्थान, सही रहन सहन की चीज़ें नहीं दिला पाएंगी। और मंदिर, मस्जिद और धर्म के आधार पर जिस देश में झगड़े होते हैं, उनकी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाती है, उनकी हालत श्रीलंका की तरह हो जाती है। हम अपने अड़ोस पड़ोस से भी हमें सीखने की ज़रूरत है। इन मुद्दों को अगर आप जितना भी हवा देंगे, निश्चित तौर पर इससे दोनों पक्षों का नुकसान होगा, दोनों पक्षों के लोगों की हानि होगी। आपको अपने रोजगार के बारे में, अपने देश की प्रगति के बारे में, अपने परिवार की उन्नति के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, अपने बुजुर्गों के इलाज के बारे में, अपने अस्पतालों के बारे में, अपनी सड़कों के बारे में, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? ये सारी चीज़ें जमींदोज कर दी जा रही हैं। मूल मुद्दे से हमें हटा करके मंदिर और मस्जिद में उलझाने का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं आम आदमी, आम पब्लिक जो है वो ये भी चाहती है ना, क्योंकि जब से ब्यास तहखाना खुला है, जो शिव जी का विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ पे जितनी पब्लिक नहीं गई है, उससे कहीं ज़्यादा लाखों में संख्या जो 2-3 दिनों में जो है कि ब्यास तहखाने में गई है। आम पब्लिक भी तो यही चाहती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आम पब्लिक को आप जो रास्ता दिखाएंगे, किया जा रहा है, जो रास्ता आप दिखाएंगे वो उधर चली जाएगी। और धर्म को तो कहा गया है कि इसका नशा अफीम की तरह से होता है। तो मैं तो आपको बताया ना कि श्रीलंका बर्बाद हो गया, तो दूसरे पक्ष की बात भी कर सकते हैं ना। इससे मैं आपको बताया ना कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। तो धर्म के आधार पर जब आप कोई राजनीति, कोई पार्टी करेगी, कोई दल करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका देश और उसके लोग, चाहे उसकी कौम के लोग क्यों ना हो, बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। धर्म आपके आस्था का विषय है और इसे उतना ही तक रहने दिया जाए। आपके जो बुनियादी मुद्दे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, इस पर कार्यक्रम बनना चाहिए, इस पर योजनाएं बननी चाहिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप राष्ट्र को मजबूत करने की बात करिए, निश्चित तौर पर हमारा युवा आज बिल्कुल आपके साथ खड़ा होगा और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उससे आप जो कहेंगे करेगा। कोई मस्जिद गिरा करके या कोई मंदिर गिरा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि साहब औरंगजेब, अरे औरंगजेब कब का मरा है, बाबर कब का मरा है, अकबर कब का मरा हुआ है? आप अभी अपने पिछले 70-80 सालों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। जहां भी धर्म को लेकर के इस तरह के बवालात हुए हैं, अपने ही देश में भारी नुकसान जनता को उठाना पड़ा है। जहां भी जातियों को लेकर के बवाल हुए हैं, भारी नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। भारत जो है हर 50 किलोमीटर के पर, हर 100 किलोमीटर पर यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। अगर हम सिर पे मुस्लिम टोपी लगा करके मुस्लिम्स के पास जा रहे हैं, हम हिंदुओं का आपका गेरुआ वस्त्र धारण करके हिंदुओं के पास जा रहे हैं, हम ईसाइयों का उनके चर्च में जा रहे हैं, उनका वो क्रॉस पहन करके, हम सिखों के गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहाँ पर साफा पहन करके, तो ये इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये भारत विभिन्न धर्मों के लोगों का पुंज है। और यह भारत, इसकी एकता और अखंडता का जो मूल है वह यहाँ का हिंदू है, यहाँ का मुस्लिम है, यहाँ का सिख है, यहाँ का ईसाई है। ये सारे धर्मों के लोग मिल करके इस देश की एकता को बनाए हुए, इस देश की अखंडता को कायम किए हुए हैं। अगर इन पर वार होगा तो ये देश पे वार होगा, अगर ये टूटेंगे तो देश टूटेगा। इनकी एकता के साथ जहाँ भी खिलवाड़ होगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उस बात का समर्थक नहीं हूँ और न ही मेरी पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में आज आज़ादी मिले इतने वर्ष हो गए, 1 सैकड़ा के करीब हमारा ये पूरा होने के करीब में है, और आज भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आज भी हमारी महिलाओं को वो स्थान समाज में नहीं प्राप्त हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है ना, जनसंख्या हमारे भारत की बहुत ज़्यादा है। चाइना की जनसंख्या कम है, चाइना की जनसंख्या भी ज़्यादा है। चाइना की तरह यहाँ पे भी नौकरशाही, तानाशाही लागू नहीं, इसलिए नहीं कि वहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन है इसलिए। आप देखो, आप चलिए, आप छोड़ दीजिए चाइना भारत को, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। आप यहाँ से, आपको दिल्ली जाना है, आपकी जो यहाँ से कैफियत जाती है, आप उसकी हालत देख लीजिए, और आप चले जाइए लखनऊ में, मेट्रो की हालत आप देख लीजिए। दोनों में आपको अंतर दिखाई, कौन जिम्मेदार है? नहीं, दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो मेट्रो की व्यवस्था है वो भी इसी देश में है। व्यवस्था कायदे की दीजिए,
लोग पेट करके और सुकून से यात्रा करेंगे। आप व्यवस्था दे नहीं पा रहे हो और दोष दोगे चाइना को, दोष दोगे आप पाकिस्तान को, तो कैसे काम चलेगा? आप अच्छी व्यवस्था दो। आप मेट्रो की तरफ व्यवस्था पूरे देश में दे सकते हो, आप विकसित देश की तरह अपनी ट्रेनें चला सकते हो, लेकिन उसके लिए नियत चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम चाहिए। विकसित देशों जब की आप तरह पूरे दुनिया को, पूरे देश को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में फंसाए रहोगे तो आप कब अच्छी ट्रेनें दोगे? आप कब अच्छा रोजगार दोगे? आप कब अच्छा अस्पताल दोगे? आप कब अच्छी सड़कें दोगे? क्योंकि इन मुद्दों पर जब आप लोगों को इकट्ठा करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि साहब सड़क तो हमारी आज तक नहीं बनी। अभी मैं गया था एक दिन अजमतगढ़ से, मुझको जाना था एक निमंत्रण में। ये गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, रात का वक्त था, परेशान हो गए हम लोग, और गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा किया जाता है। तो जो ये बुनियादी जो काम हैं, इनको मंदिर की आड़ लेकर के, मस्जिद की आड़ लेकर के इन बुनियादी कामों से बचा जा रहा है। कहीं कोई रोजगार न मांग दे। आपने देखा बिहार में 5 लाख रोजगार वहाँ की सरकार ने दिया। तमाम उत्तर प्रदेश के लड़के जा करके वहाँ पर नौकरी पाए, वहाँ पर जा करके वहाँ ज्वाइनिंग उनकी हुई, लोग वहाँ पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? नीतीश कुमार सरकार जो है फिर भाजपा से हाथ क्यों मिलाती? वो विषयांतर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में के साथ मिलकर के अच्छी सरकार चला रहे थे, लोगों को रोजगार दे रहे थे, तो फिर भाजपा के साथ मिलने की क्या कारण रहा होगा? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी से मिलने का कारण क्या है ये तो नीतीश बाबू भी बता सकते हैं, और या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। दो लोगों में अच्छा रिश्ता चल रहा हो, अच्छे परिवार को अच्छा चला रहे हो, राज्य को अच्छा चला रहे हो, तो किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब भाजपा आकर के उसमें सम्मिलित हो गई, तेजस्वी को बाहर निकाल दी। क्या लगता है कि कुछ तो वजह रही होगी? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये सिर्फ चुनाव जीत के नहीं आती सदन में, ये पार्टियों को तोड़कर भी आती है। तमाम राज्य इसके उदाहरण है। अगर आप दोनों, तमाम खरीद, अगर दो लोगों में बढ़िया रिश्ता है और चल रहा है, संभाल रहे हैं, तो फिर तीसरा कैसे तोड़ सकता है? भाई आप देखिए महाराष्ट्र में कैसे तोड़ दिया इन्होंने, मध्य प्रदेश में कैसे तोड़ दिया? कहीं कुछ तो कुछ कमियां रही होंगी तभी तो जहां पर इसको एक हार्स ट्रेडिंग इसका शब्द दिया गया है। ये विधायकों की खरीद फरोख्त करने का जो इनका तरीका है, उस तरीके से भी ये सरकार में आते हैं और स्थापित सरकार को गिराते हैं। तो ये मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको आपको कोई खोजना है। ये आपके सामने भी तमाम राज्यों में इन लोगों ने तोड़ ताड़ के सरकार बनाई है। तो जहां भी अब वहां जाति जनगणना हो गई तो सरकार को गिराना है, इनको गिरा दिया सरकार को। ये अब गिरा दिए वहां पर, उसके बाद फिर अपने विरोधी जो उनके घूर विरोधी हैं उनको कहे कि नहीं पहले हमारे यहाँ शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करके हम तुमको जेल में डाल देंगे। क्या हुआ? जाति जनगणना से क्या फायदा होगा समाज को? अगर आम आदमी समझना चाहे तो जाति जनगणना अगर पूरे देश में होती है तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जाति जनगणना से नुकसान क्या है? यह देश जातियों से मिलकर बना हुआ है और तमाम जातियों के साथ एक लंबे समय से यहाँ पर अत्याचार भी हुआ है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। और उन जातियों को जो निचले पायदान पे खड़ी हैं उनको अभी, उनके लिए तो आरक्षण है ना, उनके आरक्षण कहाँ मिल रहा है? आरक्षण में आप देख नहीं रही है कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है? आरक्षण को किस तरह से समाप्त किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। परसेंटेज, मुझको तो हंसी आती है। अगर 1000 पद है तो उसमें 27% कितना हुआ ये सरकार ही गलत बताती है। तो आरक्षण का तो मतलब पूरी तरह से बेईमानी पर उतारू हैं सरकारें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आरक्षण मिल रहा है साहब इसलिए ख़त्म कर दिया जाए? आज बिहार में आप चले जाइए, मध्य प्रदेश में चली जाइए, उड़ीसा में चली जाइए, यहाँ पर जो जातियाँ, जो जनजातियाँ हैं, उनका और सामाजिक स्तर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके परिवार के लोग कैसे हैं, ये गिनती होनी चाहिए। और जब गिनती होगी तब उनको उनका सही हक सरकार को देना पड़ेगा। इतनी संख्या में है और उनको जो है सरकार के पास जो भी साधन है, उन साधन में से अगर ये 75 लोग हैं तो इन 75 लोगों की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, जो आज गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जो गवर्नमेंट आज मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, इस चक्कर में लोगों को उलझाए हुए है। वास्तव में जनता को चाहिए कि इस सरकार को और इन नेताओं को सही मुद्दों पर ला करके खड़ा करे और इसके लिए जनता को सही तरीके से मतदान करना